वेलकम टू कल्याण भारत आईएएस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन, जो संघीय कर और हथियारों के अपराधों में दोषी ठहराए गए थे, को बिना किसी शर्त के माफी दे दी है। और इस माफीनामा के साथ ही दुनिया में एक नैतिक प्रश्न खड़ा हो गया है। दुनिया के समक्ष कई तरह के विभिन्न प्रश्नों के अलग अलग आयाम खुल गए हैं, जिसका चर्चा हम इस पूरे वीडियो डिस्कशन में बेहतर ढंग से करेंगे। हम इस माफीनामा को आधार बनाकर दुनिया में लोकतांत्रिक तरीकों, समानता और मानवता के संदर्भ में बेहतर ढंग से डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति महाभियोग के मामलों को छोड़कर माफी प्रदान कर सकते हैं। जब महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पे, उसको छोड़कर अन्य मामलों में माफी प्रदान कर सकते हैं। एक बार माफी स्वीकार कर ली जाए तो यह सजा और उससे जुड़े अयोग्यता से राहत प्रदान करती है, लेकिन दोष सिद्ध का रिकॉर्ड समाप्त नहीं करती। माफी की शक्ति यदि विवेकपूर्ण और पारदर्शी रूप से लागू की जाए तो यह न्याय और दया का महत्वपूर्ण संतुलन बनाए रख सकती है। कई बार न्यायिक प्रक्रिया में कई तरह की त्रुटि की संभावना बनी रहती है, और यदि किसी भी तरह का कोई निर्णय दिया जाता है और उस पर पुनः यदि राष्ट्रपति के द्वारा उस पर निर्णय लिया जाता है, तो यह न्याय और दया का एक संतुलन और महत्वपूर्ण डिसीजन होता है मानवता को बनाए रखने के लिए। लेकिन होता क्या है कि इस ताकत का उपयोग कई बार सत्ता पर बैठा व्यक्ति अपने पारिवारिक, व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों के लिए भी करता है। तो इस माफीनामा से, इस न्यूज ने पूरे दुनिया में कई तरह के प्रश्न खड़े कर दिए हैं। सवाल है, क्या राष्ट्रपति किसी को भी माफी दे सकता है? तो रॉयल प्रेरोगेटिव ऑफ मर्सी, दया का शाही अधिकार, जो ब्रिटिश सम्राट का ऐतिहासिक विशेषाधिकार है, जिसके तहत दोषी व्यक्तियों को माफी दी जा सकती है। मूल रूप से इसका उपयोग मृत्यु दंड को वापस लेने या उसके स्थान पर किसी अन्य दंड के लिए किया जाता था। पहले, ये सालों पहले की बात है जब इस तरीके के प्रोविजन थे, लेकिन आधुनिक समय में भी इस तरीके के प्रावधान को, इस तरीके के कानून को बनाए रखा गया। वर्तमान में ब्रिटेन में इसका उपयोग मंत्री की सलाह पर किसी भी सजा या दंड में राहत देने के लिए किया जाता है। भारत में भी वैसा ही है, मंत्रिपरिषद की ही सलाह पर राष्ट्रपति डिसीजन लेते हैं। उसके बाद देखिए कि अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति महाभियोग के मामलों को छोड़कर माफी प्रदान कर सकते हैं, जिसमें संघीय आपराधिक अपराधों के लिए माफी देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार की माफी कानूनी मामला शुरू होने से पहले, अपराध के लिए दोष सिद्ध से पहले या बाद में कभी भी राष्ट्रपति दे सकता है। सोच के देखिए ये अपने आप में कितना पावरफुल शब्द है। ये इस तरीके से तो राष्ट्रपति को एक कह सकते हैं कि न्यायपालिका के बाद अगले पंक्ति में खड़ा कर देता है कि राष्ट्रपति इस तरीके का डिसीजन ले सकता है। एक बार माफी स्वीकार कर लिया जाए तो सजा और उससे जुड़ी योग्यता से राहत प्रदान हो जाती है, और लेकिन दोष सिद्ध का रिकॉर्ड समाप्त नहीं होता है। राष्ट्रपति द्वारा माफी देने की शक्ति लंबे समय से विवादों में घिरी रही है। अब देखिए, इतना बड़ा ताकत आप दे देंगे किसी एक व्यक्ति को, तो इसका दुरुपयोग कई बार होगा। आप, हमारा, आपका, समाज का, देश का, व्यवस्था का इरादा तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब व्यक्ति के पास ताकतें चली जाती है, अथॉरिटी एक ही व्यक्ति के पास चली जाएगी, तो उसका दुरुपयोग तो होना ही होता है। इसीलिए चेक एंड बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। तो इतिहास में इसके उदाहरण क्या है? देखिए, सब अमेरिका राष्ट्रपति के संदर्भ में इसको देख लेते हैं कि पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने 1795 में वेस्की विद्रोह के नेताओं को माफ किया था, जिन्होंने संघीय कर का विरोध किया था। अब सोचिए, क्या इनकी जो ये डिसीजन थी, क्या इस पे न्यायिक समीक्षा होनी नहीं चाहिए कि आपने जो इस विद्रोह के नेताओं को माफ किया था, आपका क्या इरादा था, आपने क्यों किया था? यह भी हो सकता है कि आपने राजनीतिक फायदा के लिए किया हो, उस समय आप सत्ता को बनाए रखने के लिए किया हो सकता है कि आपका यह डिसीजन पूरी तरीके से न्याय पर ही आधारित हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा हो। उसके बाद दूसरा उदाहरण देख लीजिए। बिल क्लिंटन ने 2001 में अपने कार्यकाल के अंतिम दिन अपने सौतेले भाई रोजर क्लिंटन को माफी दी थी, और फिर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद के पिता को माफ कर दिया, और हाल में जो बाइडेन ने अपने बेटे को माफ कर दिया संघीय और हथियार अपराधों में दोष सिद्धि के लिए। ना केवल इतना ही माफ किया, यह माफी ना केवल इन अपराधों के लिए बल्कि 2014 से 24 के बीच हंटर बाइडेन द्वारा संभावित रूप से किए गए किसी भी संघीय अपराध के लिए भी है। अर्थात एक व्यक्ति, सोच के देखिए, 14 से 24 तक किसी भी तरह का संघीय अपराध किया हो तो उन सब अपराधों से ये मुक्त हो जाता है। एक इमेजिनेशन करिए कि कोई आम व्यक्ति छोटा भी क्राइम करता है या गलती से, कानून की गलती से कह सकते हैं, किसी भी तरीके से पकड़ा जाता है, और वो गरीब घर का यदि हो तो वो जेल में सालों तक सड़ता रहता है। न्यायिक प्रक्रिया, जैसे भारत के ही संदर्भ में आप देख सकते हैं कि हजारों केसेस, लाखों केसेस पेंडिंग है। कई लोग जेल में बंद है, बाद में पता चलता है कि उन्होंने क्राइम किया ही नहीं था।
तो आप जरा सोच के देखिए। और दूसरे केस में आप देखिए कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति है, उसके पास इतना पावर है कि उसके परिवार का कोई सदस्य या कोई भी व्यक्ति जो क्राइम करता है, बड़ा से बड़ा क्राइम, तो वह व्यक्ति जो है अब उसको माफ कर सकता है। तो यह अपने आप में दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती है। गंभीर चुनौती इसमें कि केवल ये एक सिंबॉलिक रूप से दिखाता है कि मानवता में अभी भी कई तरह की त्रुटियां हैं। हम कहाँ राजशाही से आदि मानव से लेकर अभी लोकतांत्रिक रूप से इतने विकसित हो गए हैं, लेकिन हम अभी भी समानता को स्थापित पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। तो ये आपने उदाहरण देख लिया। अब विवाद की जड़ें देखते हैं क्या है। देखिए, राष्ट्रपति बाइडेन इसमें एक और भी गलती करते हैं कि उन्होंने वादा किया था कि वो अपने बेटे को माफ़ी नहीं करेंगे। देखिए, ये घटना को मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा जोर देकर समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति के द्वारा अगर इस तरीके का डिसीजन लिया जाता है तो यह बाकी देशों, बाकी इंसान के लिए यह एक सीखने वाली और दुखित करने वाली भी घटना है। जैसे देखिए, राष्ट्रपति जैसा व्यक्ति जो इतना पावरफुल पद है, अमेरिका का राष्ट्रपति, वो जब वादा प्रॉमिस किए तो वो इस प्रॉमिस को उनको निभाना चाहिए था। तो उन्होंने इस प्रॉमिस को तोड़ दिया। इस माफी ने उनके वादे के विपरीत कार्य करने के आरोप को भी जन्म दे दिया है। तो अब मनुष्य के कहीं ना कहीं विचार में, मन में यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि हम जिस व्यक्ति को इतने भरोसे विश्वास से चुनते हैं, अगर वो व्यक्ति इस तरीके से डिसीजन लेता है तो कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को कहीं ना कहीं कम करेगा। चुनिंदा और अनुचित अभियोजन, ये राष्ट्रपति का कहना है बाइडेन का, कि हंटर बाइडेन को जानबूझकर चुनिंदा और अनुचित तरीके से अभियोग का सामना करना पड़ा। हंटर बाइडेन पर आरोप क्या है? आरोप है कि एक ड्रग उपयोगकर्ता के रूप में गैर कानूनी रूप से बंदूक खरीदने और रखने के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्होंने कर चोरी के मामलों में दोषी होने की बात स्वीकार भी की थी। देखिए, चोरी बड़ा हो, छोटा हो, जो कुछ भी हो, लेकिन बड़े लोकतंत्र में या छोटे लोकतंत्र में न्यायिक प्रक्रिया को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जितना साफ सुथरा तरीके से, कानूनी तरीके से चलने दिया जाए, उतना लोगों का विश्वास बना रहता है। फिर लोग भी कोई गलती करने से बचते हैं, नियमों का पालन करते हैं। विवाद का प्रभाव क्या हुआ? वही नैतिक प्रश्न खड़ा हो गया कि राष्ट्रपति द्वारा अपने परिवार के सदस्य को माफ करने की नैतिकता और निष्पक्षता पर सवाल अब उठने लगेंगे। वही होगा, लोगों में लोकतंत्र के प्रति, अपने प्रतिनिधियों के प्रति विश्वास में थोड़ी कमी आएगी। यह निर्णय राष्ट्रपति बाइडेन की सार्वजनिक छवि को भी खराब करेगा, राजनीतिक रूप से आलोचना होगी। यह विवाद राष्ट्रपति के निर्णयों की पारदर्शिता और उनके सार्वजनिक वादों की सच्चाई पर महत्वपूर्ण बहस का कारण बन गया, जो कि हमने पहले भी इसका डिस्कशन किया। भारतीय संदर्भ में माफी की शक्ति क्या क्या है, हम इसकी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, जो कि आवश्यक है, जो कि आप मेंस में इसको आप लिख सकते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को, फैक्ट्स आप पढ़ लीजिएगा बुक्स में, लक्ष्मीकांत के 161 के तहत राज्यपाल को माफी, दंड कम, राहत या दंड स्थगन प्रदान करने की शक्ति है। यह संप्रभु शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग की जाती है। उसके बाद राजनीतिक विवाद क्या है? भारत में भी, भारत तो कोई ऐसा देश नहीं है कि कह सकते हैं कि अमेरिका बिल्कुल अलग है, भारत बिल्कुल अलग है। अमेरिका में जो राजनीतिज्ञ हैं और जो भारत में है, भारत के में राजनेता जो हैं बिल्कुल ईमानदार हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो भारत में भी राजनीतिक विवाद है। क्या विवाद है? कि माफी याचिकाओं की स्वीकृति, अस्वीकृति या निर्णय में देरी के मामले राजनीतिक विवाद बने हुए हैं, जैसे बिल्किस बानो मामला। तो देरी या पक्षपातपूर्ण निर्णयों ने सरकार की पारदर्शी और निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। भारत में भी ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस कर देता है कौन? सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायिक समीक्षा के माध्यम से। इप्रू सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में माना कि दंड परिहार के आदेश की न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित आधारों पर उपलब्ध है, जैसे दिमाग का उपयोग न करना, आदेश दुर्भावनापूर्ण होना, आदेश अप्रासंगिक या अपूर्णतः अप्रासंगिक विचारों पर आधारित होना, प्रासंगिक सामग्रियों को विचार से बाहर रखना, आदेश मनमानी से ग्रस्त होना। तो यहाँ पर भारत में यदि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है, न्यायिक समीक्षा के अधीन लाता है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस में आ जाएगी। तो इस तरीके से त्रुटि होने की संभावना कम हो जाएगी। भारतीय संदर्भ में निष्कर्ष क्या है? कि भारतीय माफी प्रणाली जो है न्याय और दया के संतुलन को सुनिश्चित करती है, लेकिन कई बार चुनौती आती है कि राजनीति से प्रेरित या पक्षपातपूर्ण होने पर विवादों में घिर सकता है, लेकिन इसको बैलेंस कर देगा न्यायिक समीक्षा की भूमिका, या सुनिश्चित करती है कि माफी का उपयोग संविधान और न्याय के उद्देश्यों के अनुरूप हो। देखिए, जब भी समीक्षा की जाए तो उसको हर तरीके से परख लिया जाए, और कोई भी डिसीजन जब राष्ट्रपति के द्वारा लिया जा रहा है, माफी दी जा रही है, तो उसकी निगरानी बेहतर ढंग से न्यायिक समीक्षा के माध्यम से की जा सकती है, या फिर एक स्वतंत्र निकाय की भी स्थापना की जा सकती है, जो कि अच्छे ढंग से जो माफीनामा दिया गया है उसको बेहतर ढंग से उसका समीक्षा करके यह डिसीजन ले कि हाँ, ये माफीनामा सही है, जैसा कि ब्रिटेन में होता है। यह प्रणाली भारत में एक संवैधानिक संतुलन प्रदान करती है, जहां न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों मिलकर इस प्रक्रिया की निगरानी करते हैं और संतुलन बनाते हैं। आगे का रास्ता क्या है?
माफी की शक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग हो। देखिए, ये तो सब कोई जानता है कि इसका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से होना चाहिए। इतने पावरफुल पद पर बैठा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने विवेक का इस्तेमाल तो करता ही है, लेकिन कई बार अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी भावनाओं में बह के, अपने परिवारों के लिए कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया जाता है सोच समझ के ही। तो वहाँ पे विवेक को सुन करके अपनी जो लालच है, अपना जो स्वार्थ है, उसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो माफी की शक्ति का ऐतिहासिक संदर्भ तो हमने जान ही लिया कि उद्भव जो हुआ संपूर्ण राजशाही के समय हुआ, जब कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन ही नहीं था। यह शक्ति मूलतः न्यायिक त्रुटियों को सुधारने के बजाय सत्ता का प्रतीक थी। देखिए, पास्ट में मैंने वही बताया कि जो राजा रानी होते थे वो एक तरीके से अपने आप को ईश्वर का वो बताते थे कि हम ईश्वर की तरफ से आए हैं और जो भी हम न्याय देंगे, न्याय देने के माध्यम से भी अपने शक्ति का प्रदर्शन किया करते थे। जब आप देखे होंगे कि कोई यदि मूवी देखे होंगे तो उसमें कैसे राजा आते हैं, रानी आते हैं, एक बड़े से चबूतरे पे खड़े होकर फरमान जारी करते हैं कि हाँ, हमने इसको माफ़ किया, जाओ, और इस तरीके से अपने ताकत का, पावर का वो सब इजहार किया करते थे। तो ये पास्ट में हुआ करता था। अब तो मनुष्य बहुत सारे रिफॉर्म्स को लाया है और सबसे डेवलप्ड जो जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं आया है। तो डेमोक्रेसी में तो न्यायिक समानता की स्थापना की जानी चाहिए। आधुनिक संदर्भ में आलोचनाएं क्या क्या है? राजनीतिक उद्देश्य। आलोचकों का कहना है कि माफी की शक्ति का उपयोग अक्सर न्यायिक त्रुटियों को सुधारने के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। भ्रष्टाचार और पक्षपात। माफी का मनमाना और पक्षपातपूर्ण उपयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। यूके का एक अच्छा उदाहरण है जिसमें क्रिमिनल केसेस रिव्यू कमीशन है और ये कमीशन ही न्यायिक गलतियों की जांच के लिए का गठन किया गया है। इसने रॉयल प्रेरोगेटिव ऑफ मर्सी के उपयोग को कम कर दिया गया है। ये कमेटी ही डिसाइड करती है कि कहाँ पे क्या, किस तरीके की त्रुटि है या नहीं है। तो यह न्यायिक त्रुटियों को सुधारने का एक पारदर्शी और न्यायसंगत तरीका है। तो ये बहुत अच्छा है, इससे दुनिया के अन्य देश भी सीख सकते हैं, इस तरीके से कमेटी बनाने का प्रावधान कर सकते हैं। दूसरा, शासन के नियम। आधुनिक लोकतंत्र में जहाँ कानून का शासन है, यह प्रक्रिया माफी की शक्ति का एक वैकल्पिक और प्रगतिशील उदाहरण है। क्या? ये वाला CCRC कमीशन। पारदर्शी और निष्पक्षता होनी चाहिए। माफी की शक्ति कानून में बनी रहती है। इसमें भाई भतीजावाद, मनमानेपन से मुक्त रहकर निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि जनता का जो विश्वास है वो बना रहे। उस संवैधानिक पदों पर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए माफी का विवेकपूर्ण उपयोग जरूरी है। विवेकपूर्ण उपयोग तो तभी हो सकता है जब कानून में इस तरीके से प्रावधान हो कि किसी एक व्यक्ति को हायर अथॉरिटी या पूरी तरीके से अथॉरिटी ना मिल जाए कि वो अपना डिसीजन ले और उस पर किसी तरह का कोई सवाल ना खड़ा करे। संस्थागत भी सुधार होनी चाहिए, जैसा कि वही ब्रिटेन में कमीशन है। उसके बाद न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, जैसा कि भारत में होता है। तो ये सब है। भारतीय संदर्भ में सुझाव क्या क्या है? निष्पक्षता और पारदर्शिता होनी चाहिए। भाई भतीजावाद, मनमानेपन से मुक्ति होनी चाहिए। जनता का विश्वास बनी रहनी चाहिए। संसदीय निगरानी हो। माफी के फैसले की समीक्षा और निगरानी के लिए एक पारदर्शी तंत्र बनाया जा सकता है। न्यायिक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। माफी की शक्ति का उपयोग तभी होना चाहिए जब न्यायिक त्रुटियां स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो। ये एक अच्छा पॉइंट है कि माफी की शक्ति का उपयोग जो भी राष्ट्रपति कर रहे हैं तभी होना चाहिए जब न्यायिक त्रुटियां स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो कि हाँ, न्याय में ये त्रुटियां हुई है। ऐसा नहीं कि अस्पष्ट रूप से मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा, या मेरा कुछ भी है इंटेंशन, तो मैंने जो डिसीजन लिया वही सही है। नहीं, ये न्यायिक त्रुटि कहाँ हुई है, न्यायालय के द्वारा जो डिसीजन दिया गया उसमें त्रुटियां कहाँ हैं, आप उसे बताइए, दिखाइए, समझाइए अपने तर्क के द्वारा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। निष्कर्ष वही है कि माफी की शक्ति यदि विवेकपूर्ण और पारदर्शी रूप से लागू की जाए तो यह न्याय और दया का महत्वपूर्ण संतुलन बनाए रख सकती है। लोकतंत्र में जनता ही शक्ति का स्रोत होती है और संवैधानिक प्रक्रियाओं का यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि जनता का विश्वास इस निर्णय में बना रहे। यूके से आप सीख सकते हैं, जैसे उदाहरणों से प्रेरणा लेकर भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों में माफी प्रक्रिया को और पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सकता है एक स्वतंत्र निकाय के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी बात है भी, नहीं भी बड़ी इसलिए है क्योंकि यदि लोकतंत्र में जनता के विश्वास को जगाए रखना है और ये भरोसा दिलाना है कि लोकतांत्रिक तरीके से न्याय और दया सभी को समान रूप से किया जाएगा। क्योंकि ये एक ही उदाहरण है, 2 ही उदाहरण दुनिया में हो, 10 ही उदाहरण हो, लेकिन इतने बड़े लेवल पे जब उदाहरण जनता के सामने, करोड़ों लोगों के सामने आती है तो जनता का कहीं ना कहीं भरोसा कम होता है। तो इसमें समग्र रूप से, समावेशी रूप से सोचकर एक बेहतर न्यायिक प्रक्रिया स्थापित करने की आवश्यकता है, जैसा कि ब्रिटेन में है, ताकि त्रुटि की संभावना कम हो सके। मानव से त्रुटि होना स्वाभाविक है, लेकिन बार बार होना और इरादा ही त्रुटि करने का होना, ये थोड़ा सा सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। तो आज की इस वीडियो डिस्कशन में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले डिस्कशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।